फेहरिस्त में सिर्फ एक दो नाम बचा है, मैं चाहता हूं कि उनका भी दिल न तोड़ा जाए। इससे प्राइज में जो पहला स्थान प्राप्त किए थे हसन अंसारी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आए और 3 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। हसन अंसारी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, और साथ ही सभी को गुड इवनिंग। आपने 3 मिनट रख करके मेरे चैलेंज रख दिया है। तो खैर, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा शाफिमा के डायरेक्टर महफूजुर रहमान भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम साथी मैं देख रहा हूँ जो उनके साथ लगे हुए हैं, और बाकी सभी लोग। खैर, और शुक्रगुजार भी हूँ तमाम मेहमान जो यहाँ आए और हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने अपना वक्त दिया। खैर, वक्त बहुत कम है और इस कम वक्त में मैं बहुत तेज़ी से अपने विषय की तरफ आता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि मैं एक हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो मेरा मोटिव है कि कुछ ऐसी टॉपिक्स उठाई जाएँ, कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएँ जिससे हमें ये समझ में आए कि हिस्ट्री का रेलेवेंस क्या है और हिस्ट्री को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए। और हिस्ट्री का रेलेवेंस इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे रीडर हैं या इयजकार हैं, ऐसे लोगों ने कहा कि वर्तमान और अतीत के बीच का जो संवाद होता है वो इतिहास के द्वारा होता है। खैर, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि मेरा जो टॉपिक है वो है द बर्डन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का अधिभार। इस वक्त हम 2024 में हैं। अब एक तरफ देखते हैं कि कुछ दिन पहले हीट वेव्स जैसी समस्या या जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, हीट स्ट्रोक के कारण काफ़ी सारी डेथ्स हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि पोल्यूशन के कारण बहुत सारे लोग अंडर द मास्क हो चुके हैं। ये दूसरी घटना है। तीसरी इसी 2024 की घटना है कि इसी सन 2024 में फिलिस्तीन और इजराइल के बेस खाड़ी देशों में जिस तरह का संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक चौथी घटना है कि अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में जो भी थोड़ी बहुत नदियां बहा करती थीं, अब वो सूखती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और किसान आसमान की तरफ आस लगाए देखता है कि कब बारिश हो और उसके खेत हरे भरे हो जाएं। इसके अलावा हम रूस और यूक्रेन वॉर देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने डिफरेंट चीज़ें क्यों यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका उल्लेख मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल ये घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन इनके पीछे एक पैटर्न छुपा हुआ है। उस पैटर्न को हमें ढूंढने की ज़रूरत है कि आज 2024 में जो कुछ हम देख रहे हैं उसकी जड़ इतिहास में है, अतीत में है, और आप ये भी देखेंगे कि कुछ चंद लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए जिन्होंने हमसे बिना पूछे कुछ बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिनका बर्डन हमारी आज की जनरेशन पर है, सन 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए या उससे कुछ 10 साल पहले पैदा हुए। लिहाजा पहली टॉपिक है कि जो पर्यावरणीय प्रभाव है या जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, इसमें देखिए मैं बड़ी तेज़ी से अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है। जब 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है तो सारी दुनिया में जितने भी उपनिवेश थे, वो कॉलोनियलाइजेशन का दौर था, और जितने भी उपनिवेश थे वहाँ से जो भी रिसोर्सेज थे, और ख़ास तौर से मैं यहाँ एशिया के देश में भारत की बात करूँगा कि यहाँ पे लगभग 1,39,000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल साफ कर दिए गए ताकि वहाँ रिसोर्सेज कंप्लीट हो सकें। इस पे दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को व्याख्यात किया है। तो जो भी रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल करके ब्रिटेन के लोगों ने एक तो पूरी दुनिया में पर्यावरणीय ह्रास किया है, साथ ही साथ इसके अलावा ब्रिटेन के लोगों ने अपने हिस्से का विकास किया भी। तो किस हिसाब से किया कि हमारे विकास को उन्होंने छीना है। जब डीकोलोनियलाइजेशन हुआ, अमेरिका पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की कैप्टेंसी कर रहा था, तब वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग कैपिटलिस्ट खेमे में आए और हम आपको एक ऐसा विकास देंगे कि आप अभी आज़ाद हुए देश हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और इस लुभावनी शर्तों के साथ उसने बहुत लोगों को शामिल किया और बड़ी तेज़ी से जंगल काटे, ठीक है। और इन जंगलों कटने में पर्यावरणीय ह्रास हुआ। जो देश विकसित थे,
जो 2 देश विकसित हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, उनकी पॉपुलेशन केवल 14% है या अधिकतम 20% है। 80% लोग आज भी पिछड़े हैं। और आज भारत या ऐसे विकासशील देशों को सामने बैठा करके कहा जाता है कि आपको कार्बन जीरो के लिए प्रयास करना है। तो यहाँ सवाल यही है कि हमारे हिस्से का विकास कहाँ गया। ये पहली बात है। दूसरी बात पे चलें, फिलिस्तीन या इजराइल के मामले को देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जीव्स थे, यहूदी थे, उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के चेक अलाइड पावर्स को लिखे, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, या जितने भी अलाइड पावर्स थी। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी मदरलैंड का डिमांड किया है तो ये 1948 में एक मदरलैंड फिलिस्तीन से 35% काट करके यूएनओ के थ्रू फिलिस्तीन से काट करके इजराइल को दिया गया। अब आज जो 2024 में इजराइलियंस बम्बारमेंट का जो शिकार फिलिस्तीन के लोग हो रहे हैं और इकोनॉमी जो ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, 1948 में लिए गए उस फैसले का परिणाम है जिसका दबाव हम आज झेल रहे हैं। और चाहे वो रूस यूक्रेन की बात हो, टाइम बहुत कम है, मैं इशारे में बात करते हुए निकलता हूँ, चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो, वो भी इतिहास की जड़ में आपको मिलेगा, चाहे आतंकवाद का मामला हो, अरब के सहराओं में तेल निकला, तेल निकलने के बाद वहाँ पे जब अरब के लोगों को समझ में आया, उन्होंने रेवोल्यूशन किया कि हमारा पैसा कहीं और ड्रेन हो रहा है, तो आतंकवाद का मुद्दा खड़ा कर दिया गया। और आज पूरी दुनिया में 2 बर्डन आतंकवाद की वजह से झेल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा बर्डन इस्लामोफोबिया का झेल रहे हैं, और दूसरा बर्डन हम झेल रहे हैं कि आप जब आज के दौर में एयरपोर्ट्स पे और कहीं भी हाई सिक्योरिटी की जगह पर जाते हैं तो आपको पहले चेक किया जाता है, आप पे शक किया जाता है कि आपके बॉडी पे तो बम नहीं है, आपके बैग में बम नहीं है। तो ये जो बर्डन हम झेल रहे हैं, हम तो पैदा हुए थे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन 100-200 साल पहले जिस तरह के फैसले लिए गए, उन फैसलों के चलते आज हम उनका सिल्यूशन करने में परेशान हैं। तो यहाँ पे जो कंक्लूज़न है वो ये है कि हम आज जो हमारी जनरेशन है, चाहे कोई डेमोक्रेटिक समूह हो, सामाजिक समूह हो, हमें ऐसे फैसले लेने चाहिए जो एक तो वर्तमान के लिए हमारे लिए पॉजिटिव हो और आने वाले समय की जनरेशन के लिए भी वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि वो ये ना कहें कि हमारे पहले के लोगों द्वारा ऐसे फैसले लिए गए जिसका बर्डन और प्रभाव आज हमें झेलना पड़ रहा है, और वो हमें कैटेगरी में खड़े कर दें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक बार मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों की मेहनतें और काविशें रही हैं आज के इस प्रोग्राम को सजाने में, जिनमें ख़ास तौर से महफूजुर रहमान साहब जो सफीमा के डायरेक्टर हैं, उनकी बड़ी मेहनत रही है।